अच्छा, एक बात बताइए, जब हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद राजा महाराजा, शानदार मंदिर। या ज्यादा से ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता? हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या कोई ये सोच सकता है कि आज से कोई 9000 साल पहले इसी धरती पर किसी के दांतों की ड्रिलिंग हुई होगी? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये सच है। मेहरगढ़, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ एक मानव दांत मिला है जिसमें बहुत बारीकी से छेद किए गए थे। अच्छा। और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दुनिया में दंत चिकित्सा यानी डेंटिस्ट्री का सबसे पुराना सबूत हो सकता है। यही बात तो हैरान करती है। मतलब हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब लिखने पढ़ने का कोई नामो निशान नहीं था, कोई शहर नहीं थे। जी। और आज हमारी पड़ताल इसी अनजान दुनिया के बारे में है। हम समय में एक बहुत लंबा सफर करने वाले हैं, उस भारत की कहानी में जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। बिल्कुल। और हमारी ये सारी बातचीत किसी किताब पर नहीं, बल्कि जमीन से निकले सबूतों पर आधारित है। पत्थर के औजार, पुरानी हड्डियां, गुफाओं में बने चित्र। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शिकारी संग्राहक जीवन से लेकर पहले गांव बसाने तक का ये अद्भुत सफर कैसे तय हुआ। ये कहानी है कि कैसे सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यता की नींव रखी गई। चलिए इस दिलचस्प अतीत की परतें खोलते हैं। जरूर। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक बुनियादी बात साफ कर लेते हैं। जब हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। और जब हम भारत कहते हैं तो क्या हम आज के नक्शे की बात कर रहे हैं? नहीं, प्रागैतिहासिक यानी इतिहास से पहले का समय। सीधा सा मतलब है वो दौर जब लिखने की कला मौजूद नहीं थी, इसलिए हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। कोई भी नहीं। और जहां तक भारत की बात है तो उस समय आज की तरह देशों की सीमाएं तो थी नहीं। सही बात है। तो हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं, जिसमें आज का भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये पूरा इलाका शामिल है। समझ गया। तो इस कहानी का पहला अध्याय है पाषाण युग यानी स्टोन एज, और इसकी भी शुरुआत होती है पुरा पाषाण काल से। पैलियोलिथिक एज। पुरा मतलब पुराना। हाँ। तो ये है सबसे पुराना पाषाण काल। हम कितना पीछे जा रहे हैं? हम बहुत बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं। कुछ नई खोजों के हिसाब से तो लगभग 20 लाख साल पहले। 20 लाख साल? हाँ। उस समय यहाँ आधुनिक इंसान नहीं, बल्कि हमारी ही एक पूर्वज प्रजाति होमो इरेक्टस रहती थी। होमो इरेक्टस? और मजे की बात यह है कि भारत में पाषाण युग की पहली खोज एक अंग्रेज भूविज्ञानी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में चेन्नई के पास पल्लवरम में की थी। अच्छा, तो उस दौर के होमो इरेक्टस के औजार कैसे होते थे? मतलब क्या वो आज के औजारों जैसे थे? बिल्कुल नहीं। सोचिए, उस दौर के औजार आज के स्विस आर्मी नाइफ जैसे नहीं थे, बल्कि एक भारी भरकम मल्टीपर्पज टूल की तरह थे। एक ही टूल? हाँ, पत्थर को पत्थर से तोड़कर जो एक धारदार औजार बन जाए। इन्हें बनाने की एक खास परंपरा थी जिसे एचुलियन कहते हैं। एक्चुलियन? इसी परंपरा की हाथ के कुल्हाड़ी, हैंडएक्स को ही ले लीजिए। ये उनका ऑल इन वन गैजेट था। उसी से वो लकड़ी काटते, जानवर की खाल उतारते और शायद अपनी रक्षा भी करते। यानी एक ही औजार से सारे काम। और इन औजारों के सहारे वो जीते कैसे थे? मतलब कोई परमानेंट एड्रेस तो होता नहीं होगा? नहीं, कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था। वो पूरी तरह शिकारी संग्राहक थे। हंटर गैदरर? जी, यानी जानवरों का शिकार करना और जंगल से फल, फूल, कंदमूल इकट्ठा करना। जहां शिकार मिला, जहां पानी मिला, बस वहीं उनका ठिकाना बन जाता था। कहीं भी? कभी किसी गुफा में तो कभी नदी के किनारे। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं इसका एक शानदार उदाहरण है। यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। अफ्रीका में तो हमें शुरुआती इंसानों के बहुत सारे जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिले हैं। क्या भारत में भी ऐसे सबूत हैं? ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। अफ्रीका के मुकाबले भारत में इंसानी जीवाश्म बहुत ही कम मिले हैं। अच्छा, बहुत कम है? हाँ। जो सबसे महत्वपूर्ण खोज है वो मिली है मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में हथनौरा नाम की जगह पर। वहाँ एक इंसान की खोपड़ी का हिस्सा मिला है। एक खोपड़ी? हाँ, जिसे नर्मदा मानव कहा जाता है। ये आर्किक होमोसेपियंस यानी प्राचीन होमोसेपियंस का भारत में मिला इकलौता जीवाश्म है। सिर्फ एक? हाँ। इसका मतलब है कि नर्मदा मानव की खोज तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत ज्यादा। क्या वहाँ उस दौर के जानवरों के भी जीवाश्म मिले हैं? हाँ, नर्मदा घाटी इस मामले में बहुत अमीर है। वहाँ हमें उस दौर के जानवरों के भी जीवाश्म मिले हैं। इनमें विशालकाय हाथी, एलिफिस नामाडिकस,
जंगली मवेशी और घोड़े शामिल हैं। इन जीवाश्मों से हमें ये अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि लाखों साल पहले यहाँ का माहौल कैसा रहा होगा। तो ये कहानी थी भारी भरकम औजारों और होमो इरेक्टस की। लेकिन समय के साथ औजार भी बदले होंगे, तकनीक भी बेहतर हुई होगी। बिल्कुल। यहीं से हम पुरापाषाण काल के दूसरे चरण में आते हैं, मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक। और यहाँ जो बदलाव आया वो सिर्फ औजार बदलने की बात नहीं थी, ये सोचने के तरीके में एक क्रांति थी। सोचने के तरीके में क्रांति, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब इंसान बड़े और भद्दे औजारों की जगह एक बड़े पत्थर के अंदर से छोटे, पतले और ज्यादा असरदार टुकड़े निकालकर औजार बना रहा था। अच्छा। इन्हें फ्लेक टूल्स कहते हैं। अब इंसान पत्थर के एक टुकड़े को देखकर ये कल्पना कर पा रहा था कि उसके अंदर से कितने छोटे और असरदार औजार निकल सकते हैं। मतलब ये भविष्य की योजना बनाने और अमूर्त सोच की क्षमता का एक बड़ा सबूत है। एकदम। तो ये एक तरह का दिमागी अपग्रेड था। बिल्कुल। पहले आप एक पत्थर कोई औजार बनाते थे, अब आप एक पत्थर से कई औजार निकालने की प्लानिंग कर रहे थे। क्या? साथ ही अब चर्ट और जैस्पर जैसे बेहतर किस्म के पत्थरों का इस्तेमाल भी होने लगा था। तो औजार बेहतर हो रहे थे, जो दिखाता है कि इंसानी दिमाग भी विकसित हो रहा था। क्या इस दिमागी विकास का कोई और सबूत भी मिलता है, शायद कला या संस्कृति के रूप में? बिल्कुल मिलता है, और इसके लिए हमें कहानी को और आगे बढ़ाना होगा, उच्च पुरापाषाण काल में, जो करीब 40,000 साल पहले शुरू हुआ। अपर पैलियोलिथिक। हाँ, ये वो दौर है जब आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस, हम और आप, सीन में आते हैं। अच्छा। माना जाता है कि वो अफ्रीका से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले और भारतीय उपमहाद्वीप भी पहुंचे। और होमोसेपियंस के आने के साथ ही चीजें तेजी से बदली होंगी। बहुत तेजी से। तकनीक में एक और छलांग लगी। अब पत्थर के साथ साथ हड्डी के औजार भी बनने लगे। ब्लेड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। ब्लेड? हाँ, और सबसे खास बात, बहुत छोटे पत्थर के औजार बनने लगे जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाला विकास कला और प्रतीकवाद के क्षेत्र में हुआ। कला? मतलब उस जमाने में भी लोग पेंटिंग या गहने जैसी चीजें बना रहे थे? हाँ, और इसका एक बड़ा ही दिलचस्प सबूत है शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके। एक मिनट, शुतुरमुर्ग भारत में? हाँ, ये भी एक चौंकाने वाली जानकारी है कि उस दौर में यहाँ शुतुरमुर्ग भी होते थे। कमाल है। महाराष्ट्र में पाटणे और मध्य प्रदेश में भीमबेटका जैसी जगहों पर इन छिलकों से बने हुए मनके यानी बीड्स मिले हैं। सोचिए जरा, जिंदा रहने की रोजमर्रा की जद्दोजहद के बीच भी कोई इंसान वक्त निकालकर खूबसूरती के बारे में सोच रहा था, गहने बना रहा था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इंसान सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक कलाकार और एक सोचने वाला प्राणी बनने की राह पर था। ये तो सच में कमाल है। क्या हमें किसी तरह के धार्मिक या आध्यात्मिक सोच का भी पहला सबूत मिलता है? एक बहुत ही अनोखा सबूत मिला है। उत्तर प्रदेश में भगौर नाम की जगह पर पुरातत्वविदों को एक गोल चबूतरा मिला जिसके बीच में बलवा पत्थर का एक त्रिकोणीय टुकड़ा रखा हुआ था। अच्छा। कई जानकार इसे भारत में किसी पूजा स्थल या श्राइन का सबसे पुराना सबूत मानते हैं। तो मतलब अब इंसान सिर्फ अपने पेट के बारे में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया और शायद उससे परे की चीजों के बारे में भी सोच रहा था। हाँ, कह सकते हैं। अगर हम कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ा बदलाव आया। हिमयुग खत्म हो रहा था। हाँ, आइस एज। इसका लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? इसका जबरदस्त असर पड़ा। यहीं से मध्यपाषाण काल यानी मिडिल स्टोन एज की शुरुआत होती है। मेसोलिथिक एज। इसे मध्य या बीच का इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पुराने पाषाण युग के बड़े शिकारी दौर और आने वाले खेती के नए युग के बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड था, एक पुल की तरह। अच्छा। मौसम गर्म और नम होने लगा, मॉनसून का पैटर्न उभरा और इससे जंगल, पेड़ पौधे और जानवरों की किस्में भी बदल गईं। तो जाहिर है इंसानों को भी खुद को बदलना पड़ा होगा। हाँ, लोग अब भी थे तो शिकारी संग्राहक ही, लेकिन उनका तरीका बदल गया था। वो अब बहुत ज्यादा गतिशील हो गए थे। अच्छा, और ज्यादा मोबाइल? हाँ, वो हर तरह के माहौल में रहना सीख गए थे, समुद्र तट से लेकर पहाड़ों और घने जंगलों तक। और इसी दौर के आखिरी हिस्से में हमें पशुपालन की शुरुआती आहट भी सुनाई देती है। आपने पहले माइक्रोलिथ यानी बहुत छोटे औजारों का जिक्र किया था। क्या इस दौर में उनका इस्तेमाल और बढ़ गया? बहुत ज्यादा। मध्य पाषाण काल की पहचान ही माइक्रोलिथ है। ये छोटे छोटे ज्यामितीय आकार के पत्थर के टुकड़े थे। लेकिन इनका असली कमाल तब था जब इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाया जाता था।
इनसे तीर, भाले, हारपून और दरांती जैसे औजार बनते थे। तो अब इंसान सिर्फ बड़े जानवरों का नहीं, बल्कि तेजी से भागने वाले छोटे जानवरों, पक्षियों और मछलियों का भी आसानी से शिकार कर सकता था। बिल्कुल, उनकी शिकार करने की क्षमता बहुत बढ़ गई थी। और भीमबेटका की गुफाओं में जो हजारों चित्र बने हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, क्या वो इसी दौर की देन है? हाँ, उनमें से ज्यादातर चित्र इसी दौर के हैं। ये चित्र उस समय के जीवन में झांकने वाली एक खिड़की की तरह हैं। अच्छा। उनमें लोगों को समूहों में शिकार करते, नाचते गाते, शहद जमा करते और मछली पकड़ते हुए दिखाया गया है। मतलब उनकी जिंदगी का एक विजुअल रिकॉर्ड है। हाँ, उनकी अपनी कहानी, उनकी अपनी जुबानी। एक बात और, क्या हमें उनकी सामाजिक मान्यताओं के बारे में कुछ पता चलता है, जैसे कि मौत के बाद वो क्या करते थे? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस काल में हमें मृतकों को बाकायदा दफनाने के साफ सबूत मिलते हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में महादहा नाम की जगह पर एक कब्र मिली है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला को एक साथ दफनाया गया है। एक साथ? जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस कब्र में हाथी दांत का एक पेंडेंट भी मिला है। एक पुरुष और महिला एक साथ, गहनों के साथ। ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं लगता। नहीं, ये किसी रिश्ते, किसी भावना और शायद मृत्यु के बाद के जीवन की किसी धारणा के तरफ भी इशारा करता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सामाजिक बंधन और रस्में अब जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। शिकारी संग्राहक से पशुपालन की शुरुआत तक। अब हम वाकई एक बहुत बड़ी क्रांति के दरवाजे पर खड़े हैं। और वो क्रांति है नवपाषाण काल, यानी नियोलिथिक एज या नया पाषाण युग। इसे क्रांति क्यों कहा जाता है? इसे नवपाषाण क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने इंसान के जीने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा। इसी समय इंसान ने खेती करना और जानवरों को व्यवस्थित तरीके से पालना सीखा। संक्षेप में कहें तो इंसान अब सिर्फ प्रकृति से भोजन लेने वाला नहीं रहा, बल्कि वो भोजन पैदा करने वाला बन गया। एकदम। उसने एक तरह से प्रकृति के कोड को हैक कर लिया था। भोजन पैदा करने वाला? इसके नतीजे तो बहुत गहरे हुए होंगे। बहुत गहरे। सोचिए, जब आपके पास अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज हो तो आप उसे भविष्य के लिए स्टोर कर सकते हैं। सही बात है। आपको अपनी फसलों की देखभाल के लिए एक जगह रुकना ही पड़ेगा। यहीं से स्थायी बस्तियां यानी गांव बसे। और अनाज को रखने और पकाने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी के बर्तन। तो कुम्हारी का काम भी शुरू हुआ। पूरा सामाजिक ताना बाना ही बदल गया। क्या ये बदलाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक साथ, एक ही तरीके से आया? नहीं, और यही भारत के प्रागैतिहासिक काल की सबसे दिलचस्प बात है, इसकी विविधता। ये संस्कृति अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर और अपने अपने तरीके से विकसित हुई। अच्छा। सबसे पहले और सबसे विकसित रूप हमें उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ से मिलता है, जो लगभग 7000 ईसा पूर्व का है। 7000 ईसा पूर्व? हाँ, ये सिंधु सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी बसावट है। मेहरगढ़, ये तो वही जगह है जहां दांतों में छेद करने वाला सबूत मिला था। तो ये उपमहाद्वीप का पहला गांव माना जा सकता है? एक तरह से हाँ। मेहरगढ़ के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे और भेड़ बकरी और मवेशी पालते थे। वो मिट्टी गारे के बने आयताकार घरों में रहते थे। तो एक विकसित ग्रामीण जीवन का शुरुआती मॉडल है। बिल्कुल। ये तो उत्तर पश्चिम की बात हुई। बाकी भारत में क्या चल रहा था? जैसे कि कश्मीर, जहां का मौसम बिल्कुल अलग है। कश्मीर में एक बहुत ही अनोखी संस्कृति थी, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बुर्ज़ोहोम में मिलता है। बुर्ज़ोहोम? वहां कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग जमीन में गड्ढे खोदकर घर बनाते थे, जिन्हें गड्ढा घर या पिट हाउसेस कहा जाता है। जमीन के अंदर घर? हाँ, वे शिकार भी करते थे और खेती भी, और वे कुत्तों को पालतू बनाते थे। एक मिनट, आपने कहा कुत्तों को पालतू बनाते थे। इसका क्या खास सबूत मिला है? एक बहुत ही भावुक कर देने वाला सबूत मिला है। एक कब्र में इंसान के कंकाल के साथ एक कुत्ते का कंकाल भी मिला है। क्या बात है! जिसे मालिक के साथ ही दफनाया गया है। ये आज से हजारों साल पहले इंसान और जानवर के बीच के गहरे रिश्ते की एक खूबसूरत कहानी कहता है। शायद उनका मानना हो कि ये वफादार साथी अगले जीवन में भी उनकी रक्षा करेगा। हो सकता है। ये तो अद्भुत है। अच्छा, गंगा घाटी की तरफ आते हैं, जिसे आज भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। वहां क्या हो रहा था? गंगा घाटी और मध्य भारत में लहुरा देवा और कोल्डीवा जैसी जगहों से हमें दुनिया में चावल की खेती के कुछ सबसे पुराने सबूत मिले हैं। तो चावल की खेती? हाँ। कितनी पुरानी? लगभग 6500 ईसा पूर्व के।
तो जहां उत्तर पश्चिम में गेहूं और जौ की क्रांति हो रही थी, वहीं मध्य भारत में चावल की कहानी शुरू हो चुकी थी। तो मतलब एक ही समय में भारत के एक कोने में लोग गड्ढों में रह रहे थे और दूसरे कोने में चावल उगा रहे थे। ये तो कमाल की विविधता है ना? दक्षिण भारत में क्या कुछ अलग था? दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति की अपनी खास पहचान है। यहाँ की एक अनोखी चीज है राख के टीले, यानी ऐश माउंड्स। राख के टीले? हाँ, ये टीले कई मीटर ऊंचे हैं। माना जाता है कि ये शायद लंबे समय तक एक ही जगह पर मवेशियों के गोबर को जलाने से बने हैं। अच्छा। यह इस बात का संकेत है कि वहां बड़े पैमाने पर पशुपालन होता था और मवेशी उनकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का केंद्र थे। और भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट, वहां की कहानी क्या है? उत्तर पूर्वी भारत जैसे असम और मेघालय में यह संस्कृति काफी बाद में आई, करीबन 2500 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास। काफी बाद में? जी, वहां झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के सबूत मिलते हैं और उनके औजारों और मिट्टी के बर्तनों को देखकर लगता है कि उनकी संस्कृति पर दक्षिण पूर्व एशिया का गहरा प्रभाव था। तो मतलब प्रागैतिहासिक काल से ही भारत एक ऐसा चौराहा रहा है जहां अलग-अलग दिशाओं से लोग और विचार आते जाते रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हमने सच में एक बहुत लंबा सफर तय कर लिया, होमो इरेक्टस की एक साधारण हाथ की कुल्हाड़ी से लेकर नवपाषाण काल के उन किसानों तक, जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप में अपनी अपनी तरह की अनूठी संस्कृतियां विकसित की और गांव बसाए। बिल्कुल। इस गहरे अतीत को समझना हमें ये बताता है कि भारत में नवाचार, अनुकूलन और सांस्कृतिक विकास का इतिहास कितना ज्यादा पुराना और विविध है। और इन्हीं शुरुआती समाजों ने उस हर चीज की नींव रखी जो बाद में आई, चाहे वो सिंधु घाटी की महान शहरी सभ्यता हो या बाद के साम्राज्य। ये सारी जानकारी हमें एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और यहाँ मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि जब भारत के बड़े हिस्सों में खेती हो रही थी और गांव बस रहे थे, तब भी कुछ इलाकों जैसे अंडमान द्वीप समूह में शिकारी संग्राहक जीवन शैली आधुनिक समय तक जारी रही। अच्छा। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, क्या प्रगति का रास्ता सिर्फ एक ही है? क्या शिकार से खेती और फिर शहरों की ओर जाना ही विकास का एकमात्र पैमाना है, या फिर इंसानी समाजों के लिए अपने वातावरण में फलने फूलने के कई अलग-अलग और समान रूप से सफल रास्ते हो सकते हैं?